हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? करने दो यार काम, मत लगाओ इतने डंडे, मत अड़ाओ इतने, मत क्या बोलेंगे, मत अड़ाओ इतने पंगे। सो लिबरलाइजेशन से पहले क्या होता था? पहले होता था कि हर बात के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। नई फैक्ट्री खोलनी है तो भी लाइसेंस चाहिए, अगर एक फैक्ट्री बनी हुई है दूसरी फैक्ट्री बनानी है तो भी परमिशन चाहिए, अगर कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, कुछ नई मशीनें वगैरह लानी है तो भी, इंपोर्ट करना है तो भी परमिशन चाहिए। उसमें भी कोटा रिस्ट्रिक्शंस हैं, दुनिया भर के टैक्सेस हैं। कुल मिला के पूरी तरह से गवर्नमेंट ने अपना कब्जा बना रखा था और ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो पब्लिक सेक्टर को दे रखे थे। जब लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इसीलिए जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं फिर पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस किया, उसमें इन्होंने प्राइवेट लोगों को घुसेड़ा, एक तरह से उनको बेच दिया कि भाई अब तुम चलाओ। और इधर जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी उनको अलाउ किया कि भाई रूटीन में आप चलाओ, करो काम जो करना है, ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई खास एरिया है, सेंसिटिव एरिया है जिसमें कंट्री की सिक्योरिटी अफेक्ट हो सकती है, कोई ऐसी टिपिकल एरिया है, बात अलग है, अदरवाइज रूटीन में अलाउ कर दिया। ओके, गो डू द वर्क, जैसा ठीक लग रहा है करो। दैट इज लिबरलाइजेशन। तो इट्स रिमूवल, यहां पे लिखा ना, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। अल्टीमेटली एम क्या था कि जो अननेसेसरी, एक्चुअली क्या ना, जब ये बनाया गया होगा तब तो उनको नेसेसरी ही लग रहा था ना। जब इंडिया आज़ाद हुआ और अपने हाथ में आई वर्किंग 1947 के बाद, फिर ये 1950s में इन्होंने शुरू कर दिए ये 5 ईयर प्लान्स एंड ऑल दैट, तो उस समय तो ये जो भी प्लानिंग की गई वो अपनी तरफ से सोच समझ के ही की गई, लेकिन उतने कोई रिजल्ट्स निकले नहीं। इंडियन इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे पॉवर्टी के चैप्टर में, शुरू में पॉवर्टी खत्म करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए इन्होंने सोचा था कि भाई अपनी कंट्री अगर एडवांस्ड हो जाए तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाए, ओवरऑल पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चलाने पड़े। इसी तरह से शुरू में इन्होंने यही सोचा था कि पब्लिक सेक्टर ही सारा काम कर लेगी, लेकिन बाद में वो चीज़ सफल हुई नहीं बहुत ज़्यादा, तो अल्टीमेटली फिर इनको वो पब्लिक सेक्टर वाला फंडा खत्म करके प्राइवेट सेक्टर को ही प्रमोट करना पड़ा। तो ये वही है बेसिकली। सो इसमें इन्होंने रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, यानी पहले ये हालत थी कि आपको अगर फैक्ट्री खोलनी है तो भी, और ग्रो करना है, बड़ा करना है फैक्ट्री को, तो भी गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर को तो बिल्कुल दबा के रखा हुआ था एक तरह से। तो इन्होंने फिर बाद में सोचा कि आप इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री जो कर सकते हैं उनको अलाउ किया जाए बाय एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड एमएनसीज। बाहर की कंपनियां इंडिया में आके अगर पैसा लगाने को तैयार है, काम करने को तैयार है, यहाँ के लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार है, तो करने दो भाई। तो लिबरलाइजेशन के अंदर मेन पॉइंट क्या थे? एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग को खत्म किया गया। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। कॉन्ट्रैक्शन समझते, एक्सपेंशन तो आप समझते, कॉन्ट्रैक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, छोटा करना। यानी कि पहले एक तरह से इंडस्ट्री आपके हाथ में है ही नहीं, आपकी होके भी गवर्नमेंट ही बताएगी हर चीज़। अगर आपको एक्सपैंड करना है तो भी गवर्नमेंट से पूछना है, और उसको छोटा करना है तो भी गवर्नमेंट से पूछना है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अब वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, यहाँ से यहाँ तक इतना माल नहीं जाएगा, इस स्टेट में नहीं बिकेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देन फिक्सिंग द प्राइजेस, पहले बहुत चीज़ों के जो है प्राइजेस गवर्नमेंट कंट्रोल थे, अब उसको फिर ओपन अप किया गया, सब्जेक्ट टू मार्केट ड्रिवन फोर्सेस कर दिया। टैक्स रेट कम किए, फिर लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स। पहले बहुत ज़्यादा पेपर वर्क और जिसको कहते हैं ना लाइसेंस राज, परमिट राज, बहुत गड़बड़ थी मामला। तो फिर उसकी वजह से क्या होता था कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, या तो फॉरेन कंट्री भाग जाएगा या नौकरी कर लेगा, भाई मेरे से बिजनेस नहीं होगा। फिर उसको ठीक किया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इसको ठीक किया। अट्रैक्ट करने की कोशिश की फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी। फॉरेन कंट्री का अगर पैसा यहाँ आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या, लाओ लगाओ, उसको करने तो काम नहीं, गाइडलाइंस बना दो एज ए गवर्नमेंट, वो ठीक है। आप बिल्कुल ओपन अप ये नहीं कर सकते कि भाई चलो कोई भी आए कुछ भी करे। आप सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस थोड़ा बहुत कर दो, लेकिन अलाउ तो करो। पहले तो बिल्कुल एक तरह से बना ही कर रखा था, फॉरेनर्स की एक तरह से एंट्री ही नहीं थी। मैं आज पढ़ रहा था तो उस समय ये भी बात आई थी, आपको पता ही, थोड़ी देर पहले वो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, कि एक गवर्नमेंट ऐसी आई जिसने कोका कोला और आईबीएम जैसी कंपनियों को भारी भगा दिया। तो आई मीन वो भी ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ओपन अप करना ठीक नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बंद ही कर दो कि दुश्मन है जी वो हमारे, वो नहीं चलेगा, है ना।
जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, ये प्राइवेटाइजेशन जो टर्म थी इट्स कनेक्टेड विद पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इन्होंने क्या कहा, यही कहा भाई अगर लॉस में जा रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर को बीच में डाल दो, बेच दो उनको, 100% बेच दो, 51% बेच दो। सो बेसिकली इट्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही है कि प्राइवेट सेक्टर को आप काम करने दो और पब्लिक सेक्टर का रोल कम करो। तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, एक तरह से अपने शेयर्स बेच दिए, पैसा भी मिला इससे इनको, ठीक है ना। और प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं ना, उनकी थोड़ी सोच अलग होती है, उनका काम करने का स्टाइल अलग होता है। थोड़ा सरकारी लोगों की सोच और काम करने का स्टाइल अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा और कौन बुरा, बट थोड़ा सा अब क्या होगा कि अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में प्राइवेट के लोगों को भी बीच में डालोगे टॉप मैनेजमेंट में, तो फिर उनका भी एक एक्स्ट्रा नया दिमाग, फ्रेश माइंड, फ्रेश ब्लड आपको मिलेगा। सो जैसे यहाँ पे लिखा गया, दिस वाज अ रिवर्सल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी परस्यूड सो फार बाय इंडियन प्लानर्स। यानी एक्चुअली ओरिजिनली तो यही प्लान था ना, कि मैंने आपको बोला कि इंडिया जो है वो बेसिकली इंटेंशन इनकी यही थी कि कुछ एरियाज को छोड़ के सारा पब्लिक सेक्टर ही होगा, मतलब सरकार ही सारा कुछ चलाएगी, सरकार ही सब कुछ करेगी। और वो फिर आइडिया फ्लॉप हो गया, होते होते जब 30, 35, 40 साल हो गए, ज़्यादातर लॉस मेकिंग यूनिट्स में कन्वर्ट हो गई पीएसयूज, तो फिर ये फंडा आया डिसइन्वेस्टमेंट का। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को बेचने की बात इसमें आई, सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द पीएसयू। अब उसमें अगर सपोज प्राइवेट सेक्टर मोर देन 51% शेयर्स ले ले कहीं के भी, तो क्या होगा, यही होगा ना कि एक तरह से फिर वो मालिक, तो जिसकी 51% शेयर होल्डिंग हो गई वही मालिक हो गया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो फिर उसी की चलेगी ना हर जगह। सो दैट वाज डिसइन्वेस्टमेंट। और जो सिक इंडस्ट्रीज थी उनको रिवाइव करने के लिए द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वो सेटअप। तो जो पीएसयू सिक थी, मतलब कि लॉस मेकिंग थी और अभी उनको चला भी रखना था किसी भी रीजन से, तो उनको भी इंप्रूव करने के लिए एक बोर्ड, मतलब एक तरह से एक अलग से डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट किया गया। सो गवर्नमेंट ने एक तरह से अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोला, एसएसआईज का वो सब हटाया, रिस्ट्रिक्शंस हटाई, लाइसेंसिंग हटाई, बहुत चेंजेस किए। जो पब्लिक सेक्टर था, पीएसयूज थी यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको भी प्राइवेटाइज किया। तो इंटेंशन, और यही रीज़न है आज देखो ये सब चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 40 साल पहले की हैं, 40 नहीं बोले तो 30 साल, 91। तो करीब 30 साल पहले जो एफर्ट किया था उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हो कि अब इंडिया एकदम टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पहुँच चुका है। तो ये सब चीज़ें फिर इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, बेसिकली यही है। थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का डिस्कशन लंबा हो जाएगा, तो विल गो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।